जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 में 28 मई 2023 में फर्स्ट शिफ्ट के जो भी एग्जाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन है वो मिल गए हैं दोस्तों। तो उसी के एग्जाम का एनालिसिस हम अपन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर थंबनेल में देख लिया होगा कि विज्ञान में कुछ परिवर्तन रहा। विज्ञान के क्वेश्चन निश्चित तौर पर थोड़े बहुत एक तरीके से कह सकते हैं लेवल थोड़ा ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है। चलिए आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत में आप लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा दोस्तों कि कितना स्कोर रहा है। मतलब कि आज के पेपर में यदि आप लोगों का पेपर है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आगामी जो है उनके लिए तो है ही, क्योंकि एनालिसिस चल रहा है। ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने कैसे क्या नंबर रहे हैं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अपन जीके और करंट पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में कितने उप सचिव रहते हैं। ये एक प्रश्न आया था दोस्तों, तो 5 याद रखिए। मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा। ये जो 5 है ये संख्या लिखी हुई है कि कितने रहते हैं उप सचिव, एक तरीके से देखा जाए तो 5। क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में है। संविधान का भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रियाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ और अध्याय 6 में संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पॉलिटी यानी संविधान से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से काफी प्रश्न आ रहे हैं, दो दो तीन तीन प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं इनको आप लोग अच्छे से कर जाएं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया। अभी कल वाली शिफ्ट में उच्च न्यायालय से प्रश्न आया था, है ना। सर्वोच्च न्यायालय हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। नाथूराम प्रेमी का जन्म कब हुआ था? ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था दोस्तों, तो ये सभी के लिए अलग था, कोई समस्या नहीं है। 26 नवंबर सन 1881। नाथूराम प्रेमी दरअसल जैन धर्म के साथ साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक, प्रकाशक, कवि और संपादक एवं भाषाविद थे। एक नवोदित कवि उन्होंने प्रेमी के नाम से लिखा। जैन धर्म की ये दरअसल दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गैर सांप्रदायिक रवैया अपनाया, यानी कि संप्रदाय को ज्यादा महत्वपूर्ण न देकर मानव की एकता पे ही ध्यान दिया। आगे चलते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों, जो लोग करंट से जुड़े होंगे तो उन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, वैसे अधिकतम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर ही दिया होगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये भोपाल के पास में है दोस्तों। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका जो नाम है और वह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। ये दरअसल गौंड रानी थी। कमलापति के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 में स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज से रानी कमलापति कर दिया, जो भोपाल शहर में स्थित है। भारत का पहला यह निजी रेलवे स्टेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन याद रखिएगा। हो सकता है घुमाने के चक्कर में अगली बार आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सरल प्रश्न था दोस्तों, तो नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल में शामिल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1912 ईस्वी में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की, जिसको पूरा करने का जो श्रेय है दोस्तों वो इल्तुतमिश को जाता है। 5 मंजिला इमारत है। इल्तुतमिश जो है वो कुतुब मीनार में अगर देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद ही आने वाले एक महान शासक थे। इन्होंने फिर इसका निर्माण जो कार्य था वो पूरा करवाया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो उनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। चलिए आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 300 ए में। किस में जोड़ा गया दोस्तों? अनुच्छेद 300 ए में। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए होता क्या है संपत्ति के मौलिक अधिकार में, थोड़ा सा है बता के आगे बढ़ जाऊंगा। मौलिक अधिकार पहले था कि यदि आपकी संपत्ति है और सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है तो आप उसमें अपनी रिट लगा सकते हैं। लेकिन अब यह है कि यदि सरकार को आवश्यकता है और आपके पास में जमीन है तो वो उसका आपको मुआयना देगी, लेकिन वो आपसे ले लेगी। आप उसमें अपना मौलिक अधिकार नहीं दिखा सकते, यानी कि रिट नहीं लगा सकते। जो मौलिक अधिकार एक पावर दिया गया था वो नहीं कर सकते। कानूनी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका उनको मुआवजा मिल जाता है। पर यदि सरकार को आवश्यकता है राष्ट्र हित में, सब समझिएगा, राष्ट्र हित में, तो वो ले लेती है। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार की सिफारिशों से करने के लिए किया गया था। दरअसल ये जो साइमन कमीशन था दोस्तों 7 सदस्यीय था,
है ना। इसमें अगर देखा जाए तो एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया, और भारतीय ना होने की वजह से इसका विरोध हुआ, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पर प्रहार होता है और वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये साइमन कमीशन था। भारत के इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद और ज़्यादा चिंगारियां भड़क गई थी आज़ादी के लिए, इसीलिए साइमन कमीशन से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से जुड़े हैं? देखिए, कल ही मैंने जो अपनी एक वीडियो डाली थी दोस्तों, एक क्लास डाली थी, अगर आप लोगों ने देख लिया होता तो मजा आ गया होता। वो थी पूरा कवियों से, उनकी रचनाओं से, और जितने भी इस तरीके के व्यक्ति हैं घरानों से जुड़े हुए, तो उनसे संबंधित। क्लियर है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बंगाली सरोद वादक हैं, याद रखिएगा, बंगाली सरोद वादक हैं, बहुवादक हैं, संगीतकार थे। वह 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे उल्लेखनीय संगीत शिक्षकों में से एक थे। मैहर घराना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक का घराना है। क्लियर है? वियना में कौन से संगठन का मुख्यालय है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान है, ओपेक है, याद रखिएगा ओपेक, है ना, जो तेलों से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संगठन है। इतने जो संगठन है वो कहाँ पर है? वियना में है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, भारत सरकार के द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है? दक्षिण गंगोत्री। पहला पूछ रहा है वो, है ना, तो याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री। चूंकि अभी चालू नहीं है, आगे देखिए हम समझते हैं। भारत सरकार के द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान केंद्र है। यह दक्षिणी ध्रुव से, कहां से? दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर रखा गया है। क्लियर? यह 1984 में स्थापित किया गया था और 1990 में काम करना इसने बंद कर दिया। क्लियर? अंटार्कटिका में मैत्री, इसको याद रखें, शायद इससे ही प्रश्न आ जाए। अंटार्कटिका में मैत्री केंद्र जो है वह भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है? क्या है? स्थायी अनुसंधान केंद्र। 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। आप लोगों को याद होगा, खबर आप लोगों ने देखी होगी कि अफगानिस्तान पर एक तरीके से तालिबान ने अपना पूरा कब्जा कर लिया था, और उसी तालिबान के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर संकट आ गए थे। इसीलिए गेहूँ भेजने के जो एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं वो भारत की तरफ से एक अच्छी पहल है अफगानिस्तान के लिए। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष के द्वारा। सागरिका घोष पर काफी प्रश्न आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो उन्होंने लिखा है यह दरअसल इंदिरा गांधी की जीवनी है, जो कि सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है और 2017 में प्रकाशित हुई। सागरिका घोष एक भारतीय पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं और लेखिका हैं। इस बात पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है? तो ये दोस्तों उसमें जो ऑप्शन थे उनमें ऑप्शन में बालाघाट उसका सही आंसर था। अब किस किस की ओर होती है तो इनको भी याद रखें। सीधी होती है, सिंगरौली होती है, शहडोल, अनूपपुर, ये सभी क्रम से लगे हुए हैं। डिंडोरी है, मंडला है और बालाघाट तो है ही। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच स्थित है ना। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और नीचे महाराष्ट्र हो गया। अब याद रखिए यहाँ पर जो लिखा है इसको समझिए, मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। बीच का मतलब है पूरे भारत के बीच में स्थित है, याद रखिएगा ना, मध्य प्रदेश के। क्लियर? भारत अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहती, प्रदीप कुमार मोहती जो हैं वो भारत के वर्तमान लोकपाल हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि लोकपाल से प्रश्न आया है तो हो सकता है आगे आपको दे दें। तो पिनाकी चंद्र कौन हो गए? पहले हो गए। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। क्लियर? वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 28 मई 2022 को श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती को पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद, क्लियर, सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद लोकपाल के कार्यवाहक, ये भी याद रखें, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। क्लियर है दोस्तों? जितना डीपली पढ़ेंगे उतना अच्छे से याद होता है ना। विश्व पर्यावास दिवस, प्राकृतिक आवास दिवस, रहने वाला दिवस, पर्यावरण दिवस मत समझना है इसको। विश्व पर्यावास दिवस, प्राकृतिक आवास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को, याद रखिएगा। विश्व पर्यावास दिवस का उद्देश्य हमारे कस्बों और शहरों की जो स्थिति है
और सभी के पास पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर विचार करना है, यानी जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनको पर्याप्त आश्रय मिला है कि नहीं, क्योंकि ये भी उनके एक तरीके से अधिकार से संबंधित है, तो उस पर विचार करना है। नहीं मिला है तो भैया उनको दिलवाया जाए। तो यही विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। यदि मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो हिंदू कुश जो पर्वत है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पास में आता है, वहीं तक चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य वह फैला हुआ था। थोड़ा और देखते हैं। चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी में अरब सागर तक और कश्मीर में उत्तरी कर्नाटक यानी कि जो मैसूर वाला क्षेत्र है दोस्तों, मैसूर और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त दक्षिण भारत को जीतने वाले पहले मौर्य सम्राट थे, जो कि 322 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे थे। अंत में क्या हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे उनकी मृत्यु हो गई थी? संलेखन प्रक्रिया से, है ना। भूख के कारण उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को यह व्यक्त करता है। चलिए आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल को सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न आया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को सर्वोपरिता की नीति शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। मैं बताता दोस्तों सर्वोपरिता की नीति क्या कहलाती है, लेकिन समय नहीं है क्योंकि ये एनालिसिस चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कोविड वैक्सीन और तेलंगाना से संबंधित प्रश्न था, पर क्या प्रश्न था ये क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों। यदि आप लोगों के पास में हो तो कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। विज्ञान में देखते हैं। खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? एक ये प्रश्न आया था दोस्तों। तो C12H22O11, C12H22O11 है ना, खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र है। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा। रक्तचाप को किससे मापते हैं? स्फाइगेनोमीटर, या इसको हम रक्तचाप मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी, लेकिन चूंकि रक्तचाप है तो हिंदी ना देकर वो इंग्लिश देते हैं, स्फाइगेनोमैनोमीटर। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? C6H6। इसीलिए मैंने वहां शुरुआत में बताया था कि जो विज्ञान है, विज्ञान में कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिएगा तो केमिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। चांदी को वायु में रखने पर वह किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है या O2 है के साथ सिल्वर की अभिक्रिया के कारण सिल्वर ऑक्साइड का रंग काला हो जाता है। क्लियर? CH3 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो एथेन का। किसका है? एथेन का। किसका प्रतीक है दोस्तों? एक आया था किसका प्रतीक है, तो इसमें लड़कों ने अलग अलग बताया है, इसीलिए मैंने सिर्फ अकेले प्रश्न लिखा है किसका प्रतीक है। तो जैसे कि लिथियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, इन सब के आप लोग प्रतीकों को जरूर याद कर लें, क्योंकि प्रतीक से प्रश्न कहीं ना कहीं आ रहे हैं। पर क्लियर नहीं हो पाया इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। वनों की कटाई से क्या होता है? एक ये प्रश्न था। तो क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाती है, वह बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी क्षेत्र में पेड़ों की होगी कटाई तो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं, और कटाई के परिणाम के स्वरूप जलवायु परिवर्तन होगा, मरुस्थलीकरण होगा, विस्थापन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए घातक होती हैं। याद रखिएगा। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? देखिए केमिस्ट्री फिर आई। 53 pm। कितनी होती है? 53 pm। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी से दोस्तों प्रश्न था, याद रखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दोस्तों ये तीसरी बार प्रश्न आया है। कभी कभार तो यार व्यापम और ESB इनके संग मजाक लगता है कि अब बताइए नाइट्रोजन कितना सरल प्रश्न, तीसरी बार भी उन्होंने दे दिया, है ना। जिन लोगों ने एनालिसिस किया होगा उनके लिए तो बहुत ही सरल था। इसके साथ में इसकी एनालिसिस में अगर देखा जाए दोस्तों, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78.08%, है ना। हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों में रक्त पंप करता है? तो मुख्य फुस्फुसीय धमनी है। मुख्य फुस्फुसीय धमनी जो है वह पंप करती है रक्त को। क्रोमोसोम में DNA के साथ क्या होता है? स्टोन प्रोटीन। क्या होता है? स्टोन प्रोटीन। दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल। याद रखिएगा क्या है? पास्कल। दाब की इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल। अब आप लोग देखेंगे दोस्तों तो थोड़ा समझिए बात को। बायो और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो भाग है, फिर बायो का है, और फिजिक्स का सबसे कम है। अदिश राशि कौन सी है? तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये अदिश राशियां हैं। इनमें जो भी रहा होगा वो आपका आंसर है। ग्रंथियां क्या रिलीज करती हैं? तो रासायनिक पदार्थ स्थापित करती हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। क्लियर। भूलने की बीमारी कौन सा रोग है? तो अल्जाइमर रोग को भूलने की बीमारी कहा जाता है।
कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? जिप्सम के। क्लियर। वह अभिक्रिया क्या है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक, यहाँ दोस्तों नए हैं याद रखिएगा, नए यौगिक बनाते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग समझ गए कि केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। लूसेंट का केमिस्ट्री कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पेज नहीं है उसमें। आप लोगों ने उन लोगों अगर पढ़ रखा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा हो तो विशेष आप लोगों से निवेदन है कि उसको पढ़ कर ही जाएं। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। तो हिंदी का पैटर्न वैसे ही रहा है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आए थे, समास से प्रश्न था, उपसर्ग से प्रश्न था, एक इस बार कारक से प्रश्न आया था कि किसमें अपादान कारक नहीं है, तत्सम तद्भव से प्रश्न थे, लोकोक्ति से प्रश्न थे, वर्णमाला से प्रश्न थे और संधि से प्रश्न थे। इंग्लिश में देखा जाए तो PQRS की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। देखिए 7 से 8 क्वेश्चन आ गए हैं। एरर 2 थी, नरेशन से 5 से 6 थे, पैसिव वॉइस 4-5 थे दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक 1, सिनोनिम 2, एंटोनिम 2 और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 था। मैथ में देखा जाए दोस्तों तो चाल दूरी से संबंधित है, समानुपात, ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, माध्यमिका, बॉड मास और SI और CI से प्रश्न थे दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि पूरे में अगर देखा जाए तो कितने जो नंबर हैं बच्चों के उन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों एवरेज अगर मैं कहूँ तो 49 से लेके 55 के बीच में एवरेज बता रहे हैं लड़के कि इनके कितने नंबर आए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 70 को पार किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 70 को पार किया है। सिर्फ 2 ऐसे लड़के थे जिन्होंने बताया कि एक के 78 थे और एक के 76। सिर्फ 2 अकेले ऐसे आए, बाकी सब 49, 50, 55 के आसपास में ही बता रहे हैं। चलिए दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको जो PDF है वो टेलीग्राम पर ही